तो हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका मॉडल पेपर है, बायोलॉजी क्लास 12 के मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इस मॉडल पेपर में ना बहुत ढेर सारे कठिन से कठिन क्वेश्चन को दे रखे हैं और उन कठिन से कठिन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस मॉडल पेपर को पूरा देखना, पूरा आज सॉल्व होने वाला है। ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, एक एक चीजों को क्लियर करते हुए चलूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाला है। ठीक है, हमारा जो सेकंड चैनल बायो वन मोटिवेशन चैनल को भी आप लोग जा करके मोटिवेशनल वीडियोस को वहां पर आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब बिना आपका है ना बहुत अच्छा वाला टाइम बर्बाद किए हुए अपन लोग क्या करते हैं, अब भैया पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी क्लास 12 क्या है, बायोलॉजी क्लास 12 यानी कि जीव विज्ञान का मॉडल पेपर जो है उसको हम लोग सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, ये मॉडल पेपर थोड़ा सा ना क्या है, थोड़ा सा ये टफ है ना, थोड़ा सा ये मॉडल पेपर टफ है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको सॉल्व करवाने वाला हूँ क्योंकि इतना टफ मॉडल पेपर अगर आप करोगे तो जाहिर सी बात है आप एग्जाम में तो फोड़ के आओगे ना, एग्जाम में अच्छा करोगे ना, इस वजह से। बाकी और कोई रीजन नहीं है मेरा। टफ मॉडल पेपर, जितने कठिन से कठिन सवाल लगाओगे, देखो जिंदगी में जब पेपर देने जाओ, एग्जाम देने जाओ ना, तो वहां पे कठिन सवालों से मत डरना कि यार बहुत कठिन सवाल आ गए मेरे को आ ही नहीं रहे, नहीं, उन्हें ढूंढो। ठीक है, जब कठिन सवालों को आप ढूंढोगे तो जाहिर से आपको मिलेंगे। ठीक है, अब जब आप ढूंढने का प्रयास ही नहीं करोगे तो भैया मिलेंगे कहाँ। ठीक है, तो आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 12 के मॉडल पेपर देखने वाले हैं। तो यदि आप इस वीडियो में पहली बार आ रहे हैं, ठीक है, यदि बायो वन पॉइंट में आप पहली बार आ रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, यदि आप क्लास 12 में अभी तक क्लास 12 बायोलॉजी के वन शॉट वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड है, वहां पर जाइए, आप लोग देखिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पूर्णांक कितना दे रखा है, पूर्णांक यहाँ पे आपका 70 नंबर का दे रखा है। इसके बाद जो है इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 3 आवर्स का दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा रखा है कि सभी प्रश्नों को हल कीजिएगा, जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह है आप लोग इसको इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे। देखिए ये जो अथवा में प्रश्न है उनको बस एक ही करना है, बाकी नहीं करने हैं। ठीक है, चलिए, अब फिर दिक्कत कर रहा है क्या है ना अभी बीमार हुआ था तो थोड़ा सा मुझे है ना खांसी आ रही बच्चे। ठीक है, चलिए, प्रश्न नंबर 1 कि घास की एक प्रजाति के वृक्ष का नाम लिखिए। है ना, कि घास की एक प्रजाति है, उसके वृक्ष का नाम पूछ रहा है जो 50 से 100 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। जो क्या करता है, जो 50 से 100 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है, उस घास की प्रजाति का नाम के लिए ये बोल रहा है। तो उस घास की प्रजाति का नाम है हमारा बांस। क्या है, बांस। बांस आप लोग जानते हैं। ठीक है, और बांस के तो बहुत, अगर गांव की तरफ से बच्चे होंगे तो उधर को बांस के शायद घर बनाए जाते हैं, है ना। और अगर बांस बात की जाए ये किस कुल में पाई जाती है, ये किस वंश में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है ग्रामनियाई वंश, ग्रामनियाई कुल में। ठीक है, किसमें, ग्रामीणी कुल में। ठीक है, ग्रामीणी फैमिली में ये पाई जाती है। ठीक है, चलिए आइए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने पर मनुष्य के शरीर में किस रोगाणु का संचरण होता है। भैया चिल्ला चिल्ला के बताया था ना, मादा एनाफ्लीज मतलब कि प्लाज्मोडियम। किसको ले जाएगी ये ले जाएगी प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम एक क्या है, एक परजीवी है, एक पैरासाइट है जो मादा एनाफ्लीज को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन मादा एनाफ्लीज से कहां पहुंच जाता है, मनुष्यों में। मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न करता है, रोग उत्पन्न करता है हमारा मलेरिया। फिर आप लोग कहोगे यार मलेरिया हो गया है ना, लगता है बहुत मच्छर काट लिए हमका, है ना। देखो जो प्लाज्मोडियम है वो एक परजीवी प्रोटोजोआ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या है प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम एक प्रकार का
परजीवी परजीवी प्रोटोजोआ है। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या है? तो प्लाज्मोडियम एक परजीवी प्रोटोजोआ है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। मधुमेह रोग के निदान हेतु किस हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है? मधुमेह डायबिटीज जिसको हो जाता है उसके निदान हेतु किसका उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है इंसुलिन का। आप लोग सुन रखे होंगे, है ना? इंसुलिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है। बताइए, सुन रखे हो ना? इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है ना? तो जो इंसुलिन होती है, और इंसुलिन बनता कहाँ पे? तो इंसुलिन बनता है हमारी अग्न्याशय में। यार पता है, बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही मेरे को। इंसुलिन बनता है अग्न्याशय की कोशिकाओं में। कहाँ पे? इंसुलिन बनता है हमारा अग्न्याशय की कोशिकाओं में इंसुलिन बनता है। ठीक है, चलिए अब आइए चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि किस प्रकार का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं बनता है, सदैव सीधा बनता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब अच्छा लग रहा है। ठीक है, किस प्रकार का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं बनता, वो सदैव क्या बनता है? सदैव वो सीधा बनता है। तो भैया जो संख्याओं के पिरामिड होते हैं, ठीक है, किसका? संख्याओं का पिरामिड। ठीक है, ये आपका रिवीजन होने वाला है। संख्याओं का पिरामिड कभी उल्टा नहीं बनता है। ठीक है, संख्याओं का पिरामिड जो होता है वो कभी उल्टा नहीं बनता है, वो सदैव सीधा बनता है। अगर इसका रीजन पूछा जाए तो रीजन एक लाइन में है, और रीजन बड़ा सिंपल है कि उपभोक्ता हमेशा उत्पादकों की तुलना में अधिक होंगे। क्या होंगे? उपभोक्ता हमेशा उपभोक्ता हमेशा उत्पादकों की तुलना में अधिक होंगे। ठीक है, जो उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता संख्या होगी, है ना? संख्या लेंगे, जो उपभोक्ता होंगे ना वो उत्पादकों की तुलना में अधिक हो, यानी कि उत्पादक कम होंगे और उपभोक्ता ज्यादा होंगे। ठीक है, तो जाहिर से है कि आपका जो ये बनेगा, पिरामिड बनेगा, वो सीधा ही बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कार्बनिक चट्टानों के अपक्षरण से कौन सी गैस मुक्त होती है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कार्बनिक चट्टानें जो हैं इनके अपक्षरण से कौन सी गैस मुक्त होती है? जब ये कार्बनिक चट्टानें जो है अपक्षरण होती हैं तो, है ना, तो थोड़ा सा टॉक्सिक गैसें रिलीज होती है ना? जहरीली गैसें, जैसे जहरीली गैसेस में आपको जो भी आता है आप लोग को, है ना, उसको आप लोग लिख दीजिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है ना, ज़्यादा कोई खास नहीं पूछा जाता। ये पेपर पता है, जब मैं इसको पहली बार देखा तो मुझे लगा कि यार इतना टफ पेपर बोर्ड कब से पूछने लगा? इतना टफ पेपर पूछेगा नहीं आपसे। ठीक है, क्यों? क्योंकि बोर्ड ने पढ़ाया नहीं है सही तरीके से। ठीक है, वो तो हम लोग हैं पढ़ा दिए हैं ना, आप लोगों ने पढ़ दिया है। अब देखो एमनियोसेंटेसिस पता है क्या है? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन माने जाते हैं। ठीक है, देखो एमनियोसेंटेसिस पर रोक क्यों लगा दी गई, इसके मुख्य कारण लिखिए। एमनियोसेंटेसिस इज बैंड व्हाई, राइट एनी 2 मेन रीजंस। तो देखो जो एमनियोसेंटेसिस थी, एमनियोसेंटेसिस के जरिए क्या किया जाता था? लिंग परीक्षण यानी कि भ्रूण परीक्षण किया जाता था, है ना? भ्रूण परीक्षण किया जाता था। ठीक है, और पहला रीजन तो हो गया। ठीक है, और लड़की होने पर मार दिया जाता था। ठीक है, ये राजस्थान में और भी कुछ एरिए में ना ये बहुत तेजी से चला, है ना? ये राजस्थान में और भी कुछ एरिया में बहुत तेजी से चला। ठीक है, लड़की होती थी तो उसको मार दिया जाता था। ठीक है, लड़की हत्या, भ्रूण हत्या करने लगे थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि एमनियोसेंटेसिस के जरिए पता चल जाता है कि जो मतलब पेट में बच्चा है वो एक्स है या फिर एक्स वाई है, यानी कि वो मेल है या फिर फीमेल है। अगर मेल होता तो उसे पैदा कर लेते थे, और अगर फीमेल होता तो उसको मार देते थे, क्योंकि फीमेल है, लड़की है, बहुत उसे देखना पड़ेगा, देखभाल करनी पड़ेगी, है ना? उसको देखभाली करनी पड़ेगी। कोई लड़का दुष्टता करता है बहुत, मतलब बहुत पहले का समाज भी बहुत गंदा था, आज का भी
ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद लड़की है, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, 4 लोग देखेंगे, इसको हम संभाल संभाल के रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद शादी करनी पड़ेगी, उसमें भी पैसे लगेंगे, खूब ढेर सारा दहेज लगता है। दहेज प्रथा आप लोगों ने सुन ही रखी है ना? कितना दहेज लगता है लड़कियों के शादी में। तो भैया कम से कम इतना करना यार तुम लोग। ठीक है, जिंदगी में कुछ करना चाहे ना करना, अपने शादी में ना दहेज मत लेना यार। बहुत घिनौना लगता है, बहुत गंदा लगता है यार देखने में, कि बताओ लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं लेकिन कुछ भी वहां से देते हैं वो लोग लेकर के आते हैं। लड़की को लेकर के आओ बस। अब वो जो लड़की आनी चाहिए ना, बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, दहेज देने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता है। ठीक है, तो दहेज वहेज ये सब बंद करो इसे। ठीक है, क्योंकि आप दूसरे लड़की को ला रहे हो तो जाहिर सी बात है आपके घर में भी बहन हो सकती है, और नहीं है तो भी ठीक है, और अगर हो सकती तो भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, सीरियस मत होइएगा, लेकिन मेरी इस बात को याद रखिएगा, दहेज विहीन करना है हम लोगों को। ठीक है, इंडिया को बदलना है। ठीक है, तो आप लोग उसमें जरूर से जरूर मेरा साथ देंगे। चलिए, फिर क्वेश्चन है कि गुणसूत्र का वह रोग जो 21वें जोड़े गुणसूत्र की अधिकता से होता है, यानी कि जो 21वें गुणसूत्र होते हैं उनमें अधिकता हो जाती है, 21वें गुणसूत्र में अधिकता हो जाती है, तो कौन सा वो होता है? तो वो आपने सुन रखा है, डाउन सिंड्रोम। क्या सुन रखा है? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, कुल गुणसूत्रों की संख्या फिर 47 हो जाती है। पहले 46 रहती थी, लेकिन जब एक ज्यादा हुआ तो क्या हो गई? 47 हो गई। ठीक है, चलो उसके 2 लक्षण लिखे। तो देखो, डाउन सिंड्रोम जो होता है उसका जो पहला लक्षण है कि शारीरिक विकास में देरी हो जाती है। क्या हो जाता है? शारीरिक शारीरिक विकास में देरी। ठीक है, जो शारीरिक विकास है उसमें देरी हो जाती है। चेहरे की विशेषताओं में फर्क आ जाता है, और बौद्धिक विकास में देरी होती है। ठीक है, उल्लू होते हैं थोड़ा सा। बौद्धिक विकास में देरी होती है। ठीक है, शारीरिक विशेषताओं में जो थोड़ा सा चेहरे में फर्क आ जाता है। ठीक है, क्या होता है? चेहरे में फर्क आ जाता है। चलिए, अब आइए, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, ड्रायोफिथेकस मानव की 2 विशेषताएं लिखिए। है ना? ड्रायोपिथेकस मानव की राइट टू कैरेक्टर्स ऑफ ड्रायोपिथेकस मैन। तो देखो, जो ड्रायोपिथेकस मानव था, सबसे पहली बात तो वो शाकाहारी था। क्या था? शाकाहारी था। है ना? मुख्य रूप से जो ड्रायोपिथेकस मानव थे वो पेड़ों से पके हुए फल को खाया करते थे, पहली विशेषता। और दूसरी विशेषता भैया, कि इनका चेहरा ना गोरिल्ला जैसा है ना? देख लो, बहुत खांसी आ रही, सच में बहुत बीमार था मैं। है ना? चेहरा क्या था? तो चेहरा इनका गोरिल्ला जैसा था। ठीक है, चेहरा ड्रायोपिथेकस मानव का गोरिल्ला के समान था। ठीक है, चलो आओ, प्रश्न नंबर 9, पशु प्रजनन में प्रयोग की जाने वाली विधियों की सर्वोत्तम विधि कौन सी है और क्यों? तो देखो, पशु प्रजनन में दो प्रकार के प्रजनन कराए जाते हैं, एक अंतः प्रजनन और दूसरा बाह्य प्रजनन, और जो सर्वोत्तम विधि है वो है बाह्य प्रजनन। कौन सी? बाह्य प्रजनन। अब देखो, अंतः प्रजनन क्यों नहीं है? क्योंकि अंतः प्रजनन में सेम प्रजाति के, सेम जाति के, उसी के जो वंश होते हैं, ठीक है, उसी की जो नस्ल होती हैं, उसी की नस्लों के बीच में संकरण कराया जाता है। अब सोचो, अगर आप लोग समझना, मतलब बात को अनदर मत लेना, अगर आपकी शादी आपकी बहन से करा दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? फिर आपकी बहन की शादी, फिर मतलब ऐसा ही रिश्ता करता जाए, है ना? एक ही नस्ल के हैं। मनुष्यों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जानवरों में तो ऐसा होता है। बस आप सोचिए इसको, मतलब रियलाइज करिए, है ना, कि आपकी शादी आपकी बहन से कराया जाए तो कैसा इंपैक्ट पड़ेगा, कैसा फर्क पड़ेगा आप पर। तो ऐसा ही फर्क जानवरों पे पड़ेगा ना। तो अंतः प्रजनन क्या है? अंतः प्रजनन सर्वोत्तम विधि नहीं है। ठीक है, जो बाह्य प्रजनन है, बाह्य प्रजनन मतलब कि भैया दूर के रिश्तेदार में बना, बहुत दूर के, है ना, बहुत करीब 15-20 रिश्तों के बीच में यदि वो आपकी बहन या फिर और कुछ भी लगती है, तो शादी करवा दे तो चलता है वो, है ना?
यदि आपकी शादी आपकी जस्ट बिल्कुल रिलेशन में करवाते जाए तो एक टाइम आएगा आपका जो मानसिक संतुलन होगा ना वो बिगड़ जाएगा और जो प्रजनन करने की जो क्षमता होगी ना वो कम हो जाएगी, है ना। तो इसलिए तो पशु प्रजनन में प्रयोग की जाने वाली सबसे सर्वोत्तम विधि क्या है? बाह्य प्रजनन। क्यों? क्योंकि इसमें संकर संतानें उत्पन्न होती हैं और इसमें कई लक्षणें आपस में अच्छे लक्षणों को मिलाकर अच्छे लक्षणों वाली नस्ल को लाया जाता है, फिर प्रजनन कराया जाता है तो एक अच्छी नस्ल बनती है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अब हम लोग अगला है हमारा, ये बहुत क्वेश्चन टफ है ना। एग्जैक्टली मुझे देखो आएगा क्यों नहीं। ठीक है, उन सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जो निम्नलिखित उत्पादों के व्यावसायिक उत्पादन में सहायता करते हैं। ठीक है, ये जो मतलब क्वेश्चन है ये है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, किस चैप्टर का ये? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, राइट द नेम ऑफ माइक्रोब्स विच हेल्प इन कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग। जो स्टेनिन है, स्टेनिन को कैसे व्यावसायिक उत्पादन में स्टेनिन की सहायता मिलती है ये पूछ रहा है यहाँ पे। जो स्टेनिन है भैया इसको कैसे व्यावसायिक उत्पादन में इस चीज की सहायता मिलती है ये पढ़ रहा है। इसके बाद ब्यूटेरिक अम्ल को कह रहा है ना, क्या बोल रहा है? ब्यूटेरिक अम्ल को बोल रहा है। तो देखो जो सबसे पहले यहाँ पे, एक सेकंड ना, कुछ कन्वर्सेशन हो रहा, जो स्टेनिन था मेरे को एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है, स्टेनिन या फिर ब्यूटेरिक अम्ल पे, है ना। जो स्टेनिन है, एक सेकंड में देख लो थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेनिन है क्या है? यहाँ पे जो स्टेनिन है वो पाया जाता है आपका जो मोनास्कस परप्यूरियस है ना, मोनास्कस परप्यूरियस से ये पाया जाता है स्टेनिन। स्टेनिन पाया जाता है एक ईस्ट से और उस ईस्ट का नाम है मोनास्का परप्यूरियस, मोनास्का परप्यूरियस, है ना। ये जो स्टेनिन है, स्टेनिन वो ईस्ट से पाया जाता है, मोनास्का परप्यूरियस। मैं आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ा रहा था, वहाँ पे मैंने आपको इस बात को बताया था ना कि रक्त में जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे स्टेनिन का प्रयोग किया जाता है। पढ़ाया था ना, मुझे याद है भैया, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को याद होगा। ठीक है, तो मोनास्का परप्यूरियस यानी कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल एक जीवाणु से प्राप्त होता है। ठीक है, और उस जीवाणु का नाम है क्लॉस्ट्रिडियम, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम। ठीक है, क्या नाम है? क्लॉस्ट्रिडियम फिर ब्यूटालिकम, क्लास्टोडियम ब्यूटालिकम से प्राप्त होता है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, मैं सस्पेंस होगा है ना। चलो नर एवं मादा मनुष्य के बाह्य लैंगिक लक्षणों, त्वचा, बाल, कांधे के आधार पर अंतर लिखिए, है ना। भैया आपको पता है नर में XY और मादा में X क्रोमोसोम होते हैं, है ना। बाह्य लैंगिक लक्षण क्या होते हैं कि जैसे कि मादाओं की त्वचा अति संवेदनशील होती है ना। मादाओं में दुग्ध ग्रंथियां, मेमरी ग्लैंड बड़ी बड़ी मतलब बड़ी पाई जाती है, दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है, लेकिन नर में दुग्ध ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं, है ना। मादाओं के सिर के बाल लंबे होते हैं, है ना। उनकी आवाज़ क्या होती है? पतली होती है। ठीक है, तो आप ऐसे करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल ह्यूमन एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टर्स, द हेड्स गिवन पॉइंट स्किन हेयर एंड शोल्डर। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं इसमें। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, प्रायः पौधे के पुष्प बहुरंगी होते हैं क्यों? कोई 3 कारण बताइए। भैया गजब के क्वेश्चन। देखो पौधे के पुष्प बहुरंगी इसलिए होते ताकि कीट को आकर्षित कर सके, है ना, और मनुष्यों को आकर्षित कर सके, मनुष्य को लुभाने के लिए, कीटों को लुभाने के लिए, कीट परागण करने के लिए क्या होते हैं? ये बहुरंगी होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गए। चलो आ जाओ,
नर मधुमक्खी में 16 गुणसूत्र होते हैं और जबकि मादा मधुमक्खी में 32 गुणसूत्र होते हैं, कारण बताइए। तो देखो, नर मधुमक्खी में 16 गुणसूत्र क्यों होते हैं? क्योंकि मादा मधुमक्खी एक क्रिया करती है, उस क्रिया का नाम है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया होती है और पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया के दौरान नर का निर्माण होता है और इस पार्थोजेनेसिस क्रिया में मादा नर के शुक्राणु या नर के जो क्रोमोसोम है उसको नहीं लेती है, तो इस क्रिया को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, जिसके कारण एक नर मधुमक्खी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये अगुणित है और ये क्या है, ये हमारा द्विगुणित है। द्विगुणित है। जब ये अगुणित, इसमें भी अगुणित है, अगुणित अगुणित आपस में मिलेगा तो एक मादा मधुमक्खी बनाएगा, लेकिन इसका भी एक तो अगुणित होगा, इसके दो अगुणित हैं, अगुणित अगुणित, तो इसका अगुणित अगुणित इससे मिल गया, लेकिन इसका एक अगुणित और बच रहा है ना, 16 गुणसूत्र। तो वो 16 गुणसूत्र अगर पार्थेनोजेनेसिस क्रिया होगी तो क्या बनाएगा, पार्थेनोजेनेसिस यानी कि निषेचन की क्रिया होगी तो क्या बनाएगा, वो बनाएगा आपका नर मधुमक्खी। ठीक है, चलो आ जाओ। इसमें क्या है, दिए गए लक्षणों में पुनेट वर्ग का निर्माण कीजिए, इसका जीनोटाइप एवं फिनोटाइप बताइए। ठीक है, एक सेकंड ना, देखो कॉल आ रहा है यार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, पुनेट वर्ग का निर्माण। भैया पुनेट का चकर बोर्ड है ना, क्या बोल रहा है, लाल पुष्प यानी कि प्रभावी लक्षण। लाल पुष्प मतलब कि हमने ले लिया कैपिटल आर, स्मॉल मतलब सफेद पुष्प अप्रभावी लक्षण है, स्मॉल आर। क्या बोला है, पुनेट वर्ग का निर्माण कीजिए, इनका जीनोटाइप फिनोटाइप का अनुपात निकालिए। तो भैया देखो, ये हुआ पुनेट वर्ग। ठीक है, अगर हमने इस साइड इस तरफ हमने रखा लाल पुष्प वालों को, तो इधर रखे कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर, नीचे सफेद पुष्प स्मॉल आर, क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर जीनोटाइप देखेंगे इनका, है ना, जीनोटाइप, तो लिखेंगे सभी संकर पुष्प, है ना, सभी लाल पुष्प तो लाल होंगे लेकिन वो संकर होंगे, क्योंकि उनमें ये सफेद का गुण भी है। जीनोटाइप, जीन के अंदर घुस के देखेंगे, है ना। अब आया भैया फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप मतलब बाहरी आवरण पे, और बाहरी आवरण पे अगर देखेंगे तो फिनोटाइप में अपन लोग लिखेंगे कि 100% लाल पुष्प वाले पौधे, है ना, यानी कि 100% प्रभावी लक्षण यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, चलिए अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, समवृत्तिता को उदाहरण देकर समझाइए। इसको मैंने पढ़ाया है और अच्छा हाँ, अभी वो लेक्चर शायद पब्लिश नहीं हुए। ये चैप्टर है विकास, है ना, विकास यानी कि एवोल्यूशन। ठीक है, ये विकास चैप्टर का है, एवोल्यूशन चैप्टर का। ठीक है, समवृत्तिता एक होती है समवृत्तिता, एक होती है समजातता, है ना। समवृत्तिता यानी कि एनालॉगस। एनालॉगस क्या होते हैं, तो एनालॉगस ऐसी मतलब ऐसे जंतुओं में एनालॉगस या समवृत्तिता बोलते हैं जिनमें उत्पत्ति भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है, उत्पत्ति भिन्न होती है, लेकिन इनका जो कार्य होता है वो समान होता है। ठीक है, उत्पत्ति क्या होती है, उत्पत्ति भिन्न भिन्न होती है लेकिन कार्य इनका समान होता है। जैसे जैसे एग्जांपल मैं बोले दे रहा हूं, जैसे एग्जांपल हो गया पक्षी, तितली, कीट के जो पंख होते हैं, है ना, इनका कार्य समान है। पक्षी का पंख भी उड़ेगा, तितली का पंख भी उड़ेगा, कीट का पंख भी उड़ेगा, लेकिन इन लोगों की उत्पत्ति देखिए भिन्न भिन्न हुई, है ना। तो ये होती है समवृत्तिता। जैसे जैसे एक अच्छा एग्जांपल दे दूं आपको, जैसे आलू, जैसे हाँ हमारा आलू हो गया, और ये क्या होता है मीठा वाला, जो क्या मीठा वाला आलू, हाँ शकरकंद, आलू शकरकंद, देखना इनका कार्य समान है, दोनों में कार्बोहाइड्रेट दोनों को खाने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनकी उत्पत्ति भिन्न भिन्न होती। कैसे, आलू तना होता है ना भैया, और शकरकंद क्या होती है, शकरकंद होती है जड़। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है, खाना होता है। ठीक है, दोनों का कार्य खाना होता है लेकिन उत्पत्ति समान हुई। ठीक है, बस इसी बात पर अब वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से लाइक करो, तुरंत जल्दी से लाइक करो। ठीक है, डाउट हो ना तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। एक मार्सुपियल, मार्सुपियल जानते हो, ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल, ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल जो है उनके अंदर बच्चेदानी पाई जाती, शिशुधानी, सॉरी शिशुधानी, बच्चेदानी नहीं, बच्चेदानी तो अंदर होगी, है ना।
शिशुधानी, यानी कि जब बच्चेदानी से उनका शिशु निकलता है तो वो अपने पेट के बाहर एक शिशुधानी एक कवर होती है, उसी के अंदर वो अपने बछुआ का भर लेती हैं। ठीक है, तो वो होता है ऑस्ट्रेलियाई मार्सूपियल। क्या होते हैं? ऑस्ट्रेलियाई मार्सूपियल। लेकिन उनकी उत्पत्ति भिन्न भिन्न होती है। बहुत ढेर सारे मार्सूपियल है, चींटी, भेड़, ये वो सब चीजें हैं, लेकिन उनकी जो कार्य करने की क्षमताएं हैं, मतलब जो उत्पत्ति है उनकी, वो सब क्या है? वो सब भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, चलो आओ, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कि मानसिक अस्वास्थ्यता क्या है? इनके दो कोई कारण लिखे। मानसिक अस्वास्थ्यता बहुत बड़ी बात होती है। मानसिक अस्वास्थ्यता मतलब कैसा? पहले तो एक होगा सामाजिक, ठीक है, एक होगा सामाजिक कारण, ठीक है, समाज में उसको किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, समाज में कोई दिक्कत आ रही है उसको, ठीक है, इसके कारण से उसका जो मानसिक संतुलन होगा वो बिगड़ जाएगा, है ना। इसके बाद होगा जैसे बेरोजगारी होगा, है ना, बेरोजगार है तो मानसिक संतुलन बिगड़ेगा, ठीक है। और परिवार संबंधी कोई दिक्कत है ना, शादी वादी हो गई है या फिर और कुछ भी दिक्कत हो गई, तो उससे क्या होगा? उसका मानसिक संतुलन क्या होगा? उसका मानसिक संतुलन लगातार बिगड़ जाएगा, ठीक है। और मानसिक संतुलन एक तरीके से और बिगड़ता है, कैसे? अगर वो नशीले पदार्थ का सेवन कर रहा हो, है ना, नशीले पदार्थ का व्यसन कर रहा हो, ठीक है, इसके वजह से, तो ये बहुत ज़्यादा मायने करता है ना। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मवेशियों में अंतः प्रजनन से क्या हानि है, इसे किस प्रकार से रोका जा सकता है? तो देखो, मवेशियों में जो अंतः प्रजनन होता है, मतलब एक ही नस्ल के, मैंने आपको बताया था ना, अंतः प्रजनन क्या होता है? जैसे आपकी शादी आपकी बहन से करा दी जाए, है ना, तो इस तरह मवेशियों में किया जाता है अंतः प्रजनन। इससे हानि क्या है कि उनके मानसिक प्रभाव पड़ेगा, है ना, मानसिक प्रभाव पड़ेगा। और लगातार जब उनकी 5-6 पीढ़ियों में लगातार आप उनका प्रजनन करवाते रहेंगे तो उनका जनन क्षमता होगा वो कम हो जाएगी, है ना, जनन क्षमता कम हो जाएगी, ठीक है, ये प्रभाव पड़ेगा। और इसे किस प्रकार से रोका जा सकता है? तो भैया रोकने क्या मतलब, 1-2 पीढ़ी में आप वो करवाइए, ठीक है, 1-2 पीढ़ी में लगातार आप प्रजनन करवाइए, लेकिन आप लगातार मत करवाइए, क्योंकि अंतः प्रजनन में 5-6 पीढ़ियों के बीच करवाया जाता है, ठीक है, 5-6 पीढ़ियों के बीच लगातार प्रजनन करवाया जाता है, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कि एक 21 साल के युवक को यह पता चलता है कि उनके जैविक पिता संदीप कुमार थे। वाह संदीप, ठीक है। वह युवक यह दावा किस जांच के आधार पर कर रहा है? इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो भैया वह युवक किस जांच के आधार पर कर रहा है? तो वो युवक कर रहा है डीएनए अंगुली छापन, है ना, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आधार पर वो ये दावा कर रहा है। इसका संक्षिप्त वर्णन, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का संक्षिप्त वर्णन, तो इस वीडियो के लिंक में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक दूंगा, ठीक है, वहां पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को मैंने पढ़ाया है। और आप यूट्यूब पर जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आते हैं, आप यूट्यूब पर ये सर्च किया करिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बाई बायोमन, ठीक है, बायोमन आप लोग लिख देंगे। अगर उस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है तो वीडियो आपको तुरंत सर्च बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यूट्यूब पर आप लोग सर्च भी कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बायोअमन, वीडियो है, वहां पे इस चीज को देख लेना, बहुत अच्छे से समझाया हूं, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि नीम के पेड़ पर अमरबेल का पौधा उगता है, दोनों के बीच पारस्परिक संबंध का वर्णन कीजिए। तो भैया जो नीम के पेड़ पर, है ना, नीम के पेड़ पर अमरबेल का पौधा उगता है, तो अमरबेल आपको बता दें ये एक हानिकारक पौधा होता है। क्या होता है? जो अमरबेल होता है वो एक प्रकार का परजीवी पौधा होता है, विनाशकारी होता है ना, ये विनाशकारी होता है ना, और ये परजीवी भी होता है, ठीक है। अब ये विनाशकारी है तो अमरबेल का फायदा हो रहा है, लेकिन नीम का क्या हो रहा है? नीम का तो लगातार नुकसान हो रहा है, और जब नीम का नुकसान हो रहा है तो ये अमरबेल क्या कर रहा है? अमरबेल पर जीविता दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है अमरबेल? अमरबेल पर जीविता दर्शा रहा है, यानी कि यह पोषी पादप में रहता है और उसे ही अपना पोषण बना लेता है। परजीविता क्या होती है? कि पोषी पादप में रहता है और उसे ही अपना पोषण बना लेता है, परजीविता कहलाता है, ठीक है। चलिए अब आइए आगे, अगला क्वेश्चन 20 नंबर है हमारा। 20 नंबर क्वेश्चन है
कि दीपावली की खुशी में की जाने वाली आतिशबाजी में कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं, प्रदूषक सहित वर्णन कीजिए। भैया दीपावली में पटाखा वड़ाखा छुटाते हो खूब, खुद जानते हो। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, कौन कौन सी गैस, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती पटाखों से, है ना। तो आप लोग सब लिख सकते हैं इसके बारे में, है ना। क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर क्रिएटेड बाई फायर क्रैकर्स इन द फेस्टिव मूड ऑफ दिवाली। ठीक है, राइट द मेन पॉल्यूशन एंड अदर पॉल्यूशन नेम्स। ठीक है, चलो ठीक है। अब आ जाओ 21 नंबर, निम्नलिखित स्थानों पे पाए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित जो जगह हैं यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान जो पाए जा रहे हैं उनके नाम पूछ रहा है कि भैया उनके राष्ट्रीय उद्यानों को नाम लिखो। तो देखो, बिहार राज्य के पामलू जिले में, भैया बिहार राज्य के जो पामलू जिला है वहां पे एक बेतला राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। कौन सा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब आया उत्तराखंड के नैनीताल के पास। तो भैया जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के नैनीताल के पास जो हमारा कार्बेट करके है ना, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का मतलब एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कार्बेट। अब देखिए चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई के पास कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तमिलनाडु के चेन्नई के पास एक है गुइंडी, क्या है, गुइंडी नेशनल पार्क। ठीक है, गुइंडी नेशनल पार्क है हमारा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आ जाओ, अब आते हैं अपन लोग 12 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 था, है ना। और एक चीज बता दें आपको, तमिलनाडु के पास चेन्नई, ये जो गुइंडी नेशनल पार्क है ये चेन्नई के अंदर पे है। ठीक है, और एक है मुदुमलाई नेशनल पार्क, क्या है, मुदुमलाई नेशनल पार्क। ठीक है, ये एक पार्क भी है। ठीक है, तमिलनाडु चेन्नई के पास दो हैं, तो ये चेन्नई के अंदर है गुंडई नेशनल पार्क। ठीक है, चलो आ जाओ। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर हमारा, अब ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन आ गए हैं, है ना। देखिए, जलोद्भिद पौधों के 3 आवासीय अनुकूलन लिखिए। जो जलोद्भिद पौधे होते हैं इनका आवासीय अनुकूलन क्या होता है, वो होता है जल। अब जल में किस प्रकार अनुकूलित होंगे, इनकी तना भी अनुकूलित होगी, इनकी पत्ती भी अनुकूलित होगी और इनकी जड़ भी अनुकूलित होगी। तना इनकी अल्प विकसित होंगी, है ना, ज्यादा उस पर रूट्स वगैरह नहीं होंगे। पत्ती क्या होगी, फूली होगी, है ना। पत्ती में क्या होगी, पत्ती में ज्यादा जल रहने के कारण पत्तियां पतली हो जाती हैं और क्या हो जाती हैं, चपटी हो जाती हैं। इनके पर्णवृंत क्या होते हैं, लंबे हो जाते हैं। ठीक है, अब इनके तनों में किस प्रकार से अनुकूलन होता है, तो तनों में क्या होता है, तनों में जल में रहने के कारण इनके तने प्राय लंबे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, स्पंजी हो जाते हैं, जिससे वो पानी में तैर सके, है ना। अब देखो क्या होगा, जड़ों में अनुकूलन, जड़ों में क्या होगा, ये जल में रहते हैं, जल को अवशोषण करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इनमें जड़ नहीं पाई जाती हैं, है ना। ये प्रकार के अनुकूलन हो गए भैया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23, डीएनए कोशिका झिल्ली से नहीं गुजर सकता है, बिल्कुल नहीं गुजर सकता है। जीवाणु कोशिका को डीएनए हेतु सक्षम बनाने के लिए क्या किया जाता है, संक्षेप में बताइए। भैया सबसे पहले उसमें किया जाता है ORI का प्रारंभ। ठीक है, फिर क्या किया जाता है, वर्ण योग्य चिन्हक, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाया था मैंने, वर्ण योग्य चिन्हक। फिर क्या आता है आपका, देखो ORI का प्रारंभ किया गया, वर्ण योग्य चिन्हक हुआ, फिर आपका आया क्लोनिंग स्थल, है ना, क्लोनिंग स्थल, वहां पे आप लोग देख सकते हैं, है ना। डीएनए को शुद्ध रूप से मुक्त करने के कोई 4 उपाय लिखिए, है ना। राइट एनी 4 मेथड टू गेट फ्री प्योर डीएनए, लिख सकते हो आप लोग, है ना, कि डीएनए को आप लोग शुद्ध कैसे कर सकते हैं, है ना। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, पुरुष जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाइए। आरेख तो आप बना लेंगे। ठीक है, इनके मुख्य कार्य, जो सार्टोली सेल होती है, सार्टोली सेल का मुख्य कार्य क्या होता है, सार्टोली सेल का मुख्य कार्य होता है सुरक्षा और पोषण, है ना। स्पर्म को सुरक्षा प्रदान करती हैं और क्या करती हैं, और उनको पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं और पोषण प्रदान करती हैं सार्टोली सेल, किनको, जनन कोशिकाओं को, जनन कोशिकाओं, जो जनन कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया सेल,
जनन कोशिकाओं को सुरक्षा पोषण सार्टोली कोशिकाएं। लीडिंग कोशिकाएं क्या करती हैं? हार्मोन स्रावित करती हैं, ठीक है। लीडिंग कोशिकाओं को क्या काम होता है? हार्मोन स्रावित करती हैं। आप लोग इसको फुल डिटेल से लिखेंगे, ठीक है। अब देखो शुक्रवाहक क्या होता है? शुक्रवाहक यानी कि वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंस क्या करता है? एपिडिडाइमिस से यूरेथ्रा तक, ठीक है। क्या होता है? एपिडिडाइमिस से यूरेथ्रा तक शुक्राणु को ले जाता है ना। एपिडिडाइमिस से यूरेथ्रा तक शुक्राणु को ले जाता है, यानी कि एक नली का कार्य करता है, ठीक है। इसको कर दीजिए, या फिर आपका अथवा में दे रखा है, आप इसे कर दीजिए। एक स्त्री जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाकर निम्न भागों के प्रमुख कार्य लिखिए, है ना। एक स्त्री का आप लोग क्या करेंगे? जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाएंगे। आरेख कैसे है? मैंने बताया था आपको, ये देखिए, है ना, ये मैंने आपको बताया था ऐसे वाला। नर जनन तंत्र का भी बनाना है आपको, ठीक है। ये सबसे पहला क्या लिखना है? कीपक, इनफंडाबुलम। इनफंडाबुलम क्या करता है? इनफंडाबुलम जो होता है, कीपक जो होता है, वो अंडाणु को पकड़ता है। क्या करता है? अंडाणु को पकड़ता है, ठीक है। देख लो टाइम बहुत हो रहा है ना, अब सॉल्व करवाने में टाइम तो लगता ही है, ठीक है। बस खत्म होने वाला है, ठीक है। अंडाणु को पकड़ता है। और देखो मैं बता दूं आपको, हमारा एक सेकंड चैनल है और उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन। तो आप लोग उस चैनल पर जा करके मोटिवेशनल वीडियोस को जरूर से जरूर देखना, ठीक है। और यदि आप लोग ब्लॉग देखने वाले हो, बायो अमन ब्लॉग्स देखने वाले हो, तो आप लोग बायो अमन ब्लॉग्स एक चैनल है, वहां पर जा करके आप लोग देख सकते हो। फिर आता है फिम्बरी झालर। झालर का क्या काम होता है? तो झालर जो होता है वो अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय में जोड़ता है, ठीक है। झालर क्या करता है? अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय में जाकर के जोड़ता है। अब अंडाशय का क्या कार्य होता है? ओवरी का क्या कार्य होता है? तो ओवरी का काम होता है भैया अंडे का उत्पन्न, है ना, अंडाणु का उत्सर्जन करना, ठीक है। इसके बाद प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, है ना, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का उत्पादन, ठीक है, ये करती है ओवरी। तो ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस को मैं आप लोग को पढ़ा करके रखा हूं। अब ये देखो, ये 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। ये सब चित्र वाले क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको एक बार देख लीजिएगा। नहीं समझ में आती तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा के रखे हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चन। बस ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया है। कौन सा? 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुछ पारस्परिक छत्तीसगढ़ के आहार जो गेहूं, चना, चावल से बनते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीवों का प्रयोग शामिल है, नाम बताओ, है ना। तो भैया छत्तीसगढ़ के जो आहार हैं, आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, आप जानो, ठीक है। गेहूं से क्या बनता है? आप लोग को पता है, जो गेहूं होता है, गेहूं से भटूरा बनता है, जलेबी बनती है। उसमें क्या होता है? उसमें माइक्रोब्स का प्रयोग किया जाता है। चावल से क्या बनता है? चावल से हमारा डोसा बनता है, इडली बनती है, ठीक है, उसमें भी माइक्रोब्स का प्रयोग किया जाता है। बताओ, डोसा इडली में किया जाता है ना माइक्रोब सूक्ष्म जीव का प्रयोग। चना से हमारा क्या बनता है? ढोकला बनता है, पकौड़ा बनता है, ठीक है, उसमें भी सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं। आप लोग इसको जानते हैं, है ना। नेम सम ट्रेडिशनल छत्तीसगढ़ फूड मेड बाय व्हीट, राइस एंड ग्राम विच इन्वॉल्व टू यूज ऑफ माइक्रोब्स, डिस्क्राइब वन ऑफ देम मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिखेंगे यार, वहाँ के हैं तो, है ना। नहीं है तो कोई दोस्त हो तो उससे पूछ लेना, ठीक है। किस आहार से लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया मिलता है? तो भैया लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया हमें मिलता है दही से, ठीक है, कर्ड से, है ना। दही में क्या होता है? दही एक प्रकार का एसिड होता है, और जो हमारा पेट होता है, पेट में हमारा होता है बेस। एसिड बेस मिलके क्या बना देते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर लेते हैं, है ना। क्या बनाते हैं? साल्ट प्लस वाटर। तो ये हमारे लिए फायदेमंद होता है ना। एसिडिटी को वो करता है, इन्वॉल्व मतलब डिसॉल्व करता है ना। अब देखो क्या होता है, दही में क्या पाया जाता है? दही में हमारा विटामिन B12 पाया जाता है, ठीक है। दही में क्या होता है? विटामिन B12 पाया जाता है। देखो दूध की शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है कौन? दही। दही एक पाचक होता है। क्या होता है? दही पाचक होता है ना, पचाने का कार्य करता है भोजन को आपके, ठीक है।
यह जीवाणु क्या करता है, यह जीवाणु हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मार देता है। दही में जो लैक्टोबैसिलाई पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलाई पाए जाते हैं, वो सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं, है ना। बस यही है आपका। तो देखो फाइनली यहाँ पर हम लोग का ख़त्म हो गया है, ठीक है। यहाँ पर अब 26 क्वेश्चन एंड है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें से आपको या तो ये वाला करना था या तो फिर ये वाला जो आ रहा हो। तो मुझे तो यही वाला अच्छा लग रहा है, ठीक है। वो वाला भी आप लोग को अच्छा लग सकता है, ठीक है। तो चलो आज का वीडियो बस यहीं तक। और तो ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। और बायो अमन मोटिवेशन चैनल को सपोर्ट करना। और आप लोगों से बस एक ही निवेदन है, एक ही रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। 70% लोग अनसब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को खाली देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। जो स्ट्रगल होती है यार, हम भी तो आपके लिए कर रहे हैं, तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है ना, कि आप लोग मतलब कि थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, लोगों के पास शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फाइनली यहीं पर आज से आपका वीडियो खत्म होता है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो होने वाला किस टॉपिक पर होना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।